अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर मगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। 3 दुआएं पढ़ी हैं, तीनों का पहले मतलब, फिर बाकी की बातें। रब्बी, ए मेरे रब, इशरा खोल दे, ली मेरे लिए, सदरी मेरा सीना, वयस्सिर और तू आसान फरमा दे, ली मेरे लिए, अमरी मेरा काम, वहलुल और खोल दे, उक़दतन गिरा, मिन लिसानी मेरी ज़ुबान की, यफ़क़हू क़ौली जो मैं बात करूँ वो सुनने वाले समझ जाएं। आप यही दुआ अपने लिए पढ़ सकते हैं, डेली की रूटीन में ला सकते हैं। क्लास में तो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, याद भी हो जाएगी। इसके अंदर 2-3 बातें हैं। अल्लाह तू आसान कर दे मेरा काम। जब ये वाली बात आती है तो हर किस्म का काम आसान अल्लाह ताला ने करना है, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी काम हो। इसी दुआ को आप पेपर में जब आप जाकर बैठें तो भी इस पर्सपेक्टिव में पढ़ लें कि या अल्लाह ये वाला मेरा काम जो है ये भी आसान कर दे, और जो मैं बात लिखूं करूं के बजाय सोच लें ज़हन में कि मैं जो बात लिखूं वो आई कैप के एग्ज़ामिनर को क्या हो जाए, समझ लग जाए। तो आसान करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला ही है। सबब कोई भी बन सकता है, मैं बन सकता हूँ आपके पेपर के लिए सबब बन सकता हूँ। इंशाल्लाह आपका पेपर आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, मैं ये दुआ पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला का फजल व करम है कि जब से मैंने ये दुआ पढ़नी शुरू की है, मेरा जो पढ़ाना है मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आती पढ़ाने में। बरकत किसकी? अल्लाह ताला की बरकत से। अगली दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह तू मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया दोनों के इल्म में इजाफ़ा फरमाए मारे, और हमें दीनी नॉलेज में है उसकी एप्लीकेशन अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। तीसरी दुआ, रब्बी यस्सिर, अल्लाह तू आसान फरमा दे, वला तो असर और तू इसमें मुश्किल ना डाल, व तम्मिम बिल खैर और तू इसे खैर के साथ मुकम्मल फरमा दे। तो आज हमारा पोस्ट बैच इसी दुआ के साथ स्टार्ट हो रहा है कि अल्लाह ताला इसको खैर के साथ क्या हो जाए, मुकम्मल फरमा दे। पोस्ट बैच हमारा है रोल ओवर बैच। रोल ओवर किसको बोलते हैं, ये क्या चीज़ है? रोल ओवर ये है, क्लास चल रही है, कुछ स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली फ़ेल होकर दोबारा से बैठे होंगे, फ़र्स्ट टाइम भी पढ़ रहे होंगे, तो भी इंशाल्लाह एज सच बहुत मसला मसाइल पेश नहीं आएगा आप लोगों को। तो जो सी चीज़ें हमने कर ली हुई हैं मैं पहले उसी से ही स्टार्ट करूँगा, बाद में आपको वेलकम करूँगा। एजेंडा में वेलकम करना है तो चले मैं वेलकम कर लेता हूँ आपको कि यू आर वेलकम। और दूसरा भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, नाम है मेरा वसीम अकरम, और मैं लेफ़्ट हैंड से करता हूँ बॉलिंग, और क्वालिफ़िकेशन मेरी बस छोटी सी नन्ही मुन्नी सी है। जिस क्वालिफ़िकेशन को आप परसू कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गई हुई है। ले जी, आगाज़ करते हैं कि मैंने क्या काम करवा दिया हुआ है, और मैं अब आपको कैसे वही वाला काम जो पहले हमने कर लिया हुआ है वो करवा दूँगा ड्यूरिंग द सेशन। क्योंकि एक सेशन चल रहा है, उसके साथ साथ ही हमें क्या करना है, दरमियान में ही आप भी पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ना है कि आपको लगे कि यार फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा मसला पेश ना आए आपकी अंडरस्टैंडिंग में। बिल्कुल बेसिक लेवल पर मैथ कौन सी यूज़ होती है CMA में, मेजरली मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वो दरमियान में आएगा। मैं उसके फार्मूलाज वगैरह लिखूँगा तो वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा।
उसके बाद हमने शुरू की थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो पहले ऐसा जिसकी इम्पोर्टेंस कोई ख़ास नहीं हुआ करती थी, अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बन चुकी हुई है। चूँकि पीआरसी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर मैंने अच्छा हेल्दी टाइम दिया, 2-2.5 वीक हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही पढ़ते रहे। फिर हमने एफओएच किया, बस मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करवाए हुए हैं अभी तक। कंसिडरिंग के रोल ओवर होना था, स्टूडेंट्स ने मज़ीद आना था, और दूसरी चीज़ कंसिडरिंग के मैंने बच्चों को स्टार्ट में याशी दी थी सैटरडे ऑफ करके, रूटीन में मैं सैटरडे ऑफ कर रहा था, एक आधा फ्राइडे भी हमने ऑफ किया। अब हम बैठे हुए हैं कहाँ पर, 6 तारीख पर। अब हमने यहाँ से ऑनवर्ड अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलना है और प्लानिंग इसी से ऐसी करनी है। हम कल से शुरू कर रहे होंगे मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इंशाल्लाह। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे, फिर लेबर शुरू कर देंगे, लेबर करेंगे, टारगेट कॉस्टिंग 2-3 दिन का ये है, ये करेंगे। देन हमारा एक बड़ा टॉपिक शुरू हो जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग का, जो कि एक मेन चैप्टर है। इसके ऊपर खूब टाइम लगाएंगे, 2 वीक्स इंशाल्लाह इसको देंगे। मिड टर्म आ जाएगा प्री वाले बच्चों का, उसमें उनको छुट्टी जनरली होती है, वो बैठना चाहें बैठ जाएं, नहीं बैठना चाहते ना बैठें। इन्वेंट्री का जो चैप्टर आपका मिसिंग था, वो इस वीक में मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन करवा रहा हूँ। दरमियान में कोई एफओएच के पास पेपर, कोई रिसेंट अटैम्प्ट्स के 1-2 वो दरमियान में कहीं कहीं पर फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग होगी, बाकी का कुछ चंद एक पास पेपर्स जो रह गए होंगे वो यहाँ पर हो रहे होंगे। माइट भी एफओएच के कोई पास पेपर 1-2 आ जाए। एफओएच के पास पेपर यहाँ पर करवाने का मकसद ये है कि ये एफओएच और एबीसी कॉस्टिंग जो है बिल्कुल एक जैसी है, तो एफओएच भी दोबारा से देख लेंगे और एबीसी भी देख लेंगे। इससे होगा ये कि आपका एफओएच भी जो बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर आप एज सच जो पोस्ट में स्पेसिफिकली बैठे हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे, उनका आराम से काम हो जाएगा, और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए एफओएच में बाद में एंड पर उनको मज़ीद रिवाइज करवा दूँगा। एबीसी कॉस्टिंग करेंगे, फिर आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर आ जाएगा, ईओक्यू वाला चैप्टर तकरीबन 1 वीक ये लेगा। फिर सीवीपी का चैप्टर 1.25 वीक ये लेगा। डिसीजन मेकिंग के ऊपर 2-2.5 वीक्स रखे हैं। वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर 1.5-1 वीक्स ये भी है। और फिर चुने मुन्ने से 2 चैप्टर हैं, एक दिन जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग को चाहिए या मैक्सिमम 2 दिन, और कॉस्ट फ्लो के चैप्टर को आपके 1 से 2 दिन चाहिए। तो यूँ टारगेटेड यही है कि हम 3 तारीख को या बाय मैक्सिमम 6-7 तारीख तक, 6-7 भी नहीं जानी चाहिए, ये 3 तारीख तक इंशाल्लाह कोर्स को कवर करना है। इंशाल्लाह टारगेटेड रहेंगे, इसी तरीके से लेकर चलेंगे, ये हो भी जाएगा इंशाल्लाह ख़त्म। इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बातें आपसे पूछूंगा। जी आज पढ़ाना नहीं है, क्या करना है आज पढ़ के आपने? चले आप मुझे ये बताएं, ये मैंने तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तुमने इररिलेवेंट क्वेश्चन क्यों पूछा बेटा? हैं कुछ क्वेश्चन है ना कि मैंने तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, आप इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता ये एफआर इंट्रो वाली नहीं रही ना। अब प्रॉब्लम ये हो चुकी है बेटा कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन मौजूद है। एक ज़माना था इन्वेंट्री वैल्यूएशन R1 में भी थी और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हैवी लेवल की थी। पुराने ज़माने में ITA जब MCQ बेस नहीं हुआ था, PRC में नहीं गया था, तब ये पूछी जाती होती थी, कहाँ पर? इंट्रो में भी होती थी, R1 में भी होती थी। तो CMA में इसका एम्फेसिस होता ही नहीं था। एक बच्चा जिसने इंट्रो में भी पढ़ी, R1 में भी पढ़ी, तो ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद जाके आता था CMA 3rd लेवल पर। अब 1st लेवल पर आ गया हुआ ना CMA,
पहले R2 के साथ पढ़ाया जाता था। R1 में बच्चे ने इन्वेंट्री पढ़ी है, इंट्रो पे पढ़ी है, फिर ज़रूरत नहीं होती थी CMA में एज सच। इसलिए आपको पिछले थ्रू आउट 10 सालों में आपको इन्वेंट्री के पास पेपर नज़र ही नहीं आते हैं CMA में, पर्टिकुलर प्योरली CMA में। लेकिन अब क्या है, अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब ITA MCQ बेस्ड, वहाँ पर इसका मतलब है एज सच कोई इन्वेंट्री की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है। R1 में है नहीं, आगे जाके कहीं पे है नहीं, तो फिर इसका पूरे CMA में ही एक वाहिद एरिया यही है कि इन्वेंट्री यहाँ पर ही टेस्टेबल है। और इस वजह से ये अब वो टॉपिक नहीं रहा जो पूछा जाना ही नहीं है, या वो टॉपिक बन गया है जो पूछा ही जाना है, मस्ट हो गया टॉपिक। यही रीज़न थी कि PRC वाला सिर्फ बच्चा ये था जिसको पता ही इन्वेंट्री का ही था, जो पहले से उसने पढ़ी हुई थी। तो मेरा तरीकाकार नॉर्मली यही होता है कि जो सी चीज़ उसने पहले से पढ़ी हुई है मैं वहाँ से शुरू करवाऊँ, उसको एक चीज़ मुश्किल ना लगे। उसी चैप्टर के अंदर रहते हुए हम थोड़ा सा ट्विस्ट करें और ट्विस्ट करते करते उसको कॉन्सेप्ट्स दे दें, उसको एज सच बर्डन महसूस ना हो, रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। बात क्लियर हो गई? तो ये वजह थी कि मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर एक ज़्यादा टाइम दिया। अब रीसेंट अटैम्प्ट्स के अंदर ये वाला टॉपिक एक मस्ट टॉपिक है, और मैं आपको भी बाद में भी टाइम दूंगा। पूरा एक वीक मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर लगाना ही लगाना है, एक वीक से ज़्यादा लगा सकता हूँ। FOH कब करवाऊंगा? एक तो FOH कुछ दरमियान में हो जाएगा, मैंने आपको दिखाया कि मैंने FOH के 1-2 पास पेपर्स रखे हुए हैं, वो भी करवा रहा हूँगा। और हो सकता है उसी वीक के अंदर मैं FOH की बेसिक्स करवा जाऊँ 1 या 2 दिन में, ताकि बाद में आपके पास पेपर्स करना आसान हो। मीनवाइल थ्रू आउट सेशन दरमियान में बातें तो चलती रहनी है, जिस हद तक दूसरे चैप्टर्स में उसका इनपुट है वो तो क्लियर होगा ही रास्ते में। ठीक, आज भी कुछ स्टडीज़ करवाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है। जितने भी हैं वो इसी क्लास में होंगे सर। अब जहाँ पर बैठे या कहीं और बैठे, हाँ वो तो जिसमें भी होगा। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब आ जाएं, आप मुझे बताएंगे व्हाट कुड बी योर थिंकिंग के रीज़न ऑफ फेलियर्स क्या हैं, जो कि एक मेन पॉइंट हो सकता है। व्हाट आर द रीज़न ऑफ फेलियर्स? प्रैक्टिस, नंबर 1 प्रैक्टिस। अच्छा, पेपर में अपना आउटपुट ना दे पाना। हाँ, कोर्स कवरेज सर। कोर्स कवरेज। छुट्टियाँ, लीव्स बाय द टीचर और लीव्स बाय द स्टूडेंट्स? अच्छा, या दोनों? कॉम्बो। अच्छा जी, आगे। और सोचें, आप लोगों को तो पता होगा ना क्या रीजंस हो सकती हैं फेलियर की, जो आपको महसूस हुई हो या जो जनरल हो सकती हैं पॉसिबल। टाइम मैनेजमेंट रूटीन में या पेपर में, या सिर्फ पेपर में? अच्छा, और मैंने, आपने बैठे रहो, अब आप नहीं जाना? नहीं हैं? हाँ जी, और यही होती है रीजन, और कौन सी नहीं, और भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। कॉन्फिडेंस, वीक कॉन्फिडेंस, आप वीक कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। बिहेवियर किसका? स्टूडेंट्स का बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू स्टडी। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कोई और बिहेवियर की बात कर रहे हैं।
अच्छा जी, स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टडी। आई कैप का जुल्म, आई कैप का जुल्म को डिफाइन करेंगे बेटा आप? 50 वाला पास रखे, 40 वाला चाहिए था। अच्छा, 40 वाला पास होना चाहिए था आपके ख्याल में, या 33 वाला भी पास होना चाहिए था? चलो ऐसे लगा लें, तो क्या आप 33 ले लेंगे? क्वेश्चन ये है, फिर उसी तरह के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। हैं, मजीद वो कर लेगा, वो कहेगा अब 33 वाला पास है 100 में से, तो आओ फिर खेलो, फिर खेल लेंगे। क्या उसमें नहीं फेल होते बच्चे? फिर इतने नहीं ना होंगे। नहीं, आपका ये ख्याल है फिर 40, 45, 43, वो फिर वही वाले 32 पे आ जाएंगे, फिर वही वाले 31 पर आ जाएंगे। ठीक, तो आप ये नहीं कह सकते कि 50 वाला पास है तो ये गलत है। हम क्यों अपनी एफर्ट पुट इन नहीं कर लेते? हम क्यों नहीं अपने मार्क्स अप कर लेते हैं? वो वाले बच्चे भी तो है ना जो पास होते हैं, वो 50 लेके होते हैं या ऐसे ही हो जाते हैं? वो 50 लेकर ही पास होते हैं। अच्छा, आई क्या बहुत बड़ी रीज़न है। और ख़त्म। चलें जी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिस में क्या मसले मसाइल हैं, बाकी मैं भी कुछ दरमियान में पुट इन कर दूंगा। ये तो आपने लिखवाया। टीचर्स करवाते बहुत, बच्चे करते हैं? बच्चे नहीं करते। बच्चे नहीं करते, टीचर बहुत ज़्यादा करवाते हैं और बच्चे करते ही नहीं हैं। तो फिर इसका हल क्या है? टीचर कम करवा दें, बच्चे वो करते हैं। बच्चे वो करते हैं। नहीं, जैसे ज़्यादा होमवर्क देते हैं, एक सवाल हो नहीं रहा, फिर बाकी भी छोड़ दो। छोड़ दो क्या मतलब? अच्छा, बच्चे पहले सवाल आधा होगा, टाइम ज़्यादा हो गया, मैंने कहा चलो होना है नहीं, बाकी दो भी छोड़ दीजिए। हाँ, तो ये फिर क्या हुआ? ये तो 2-3 चीज़ों में फाल कर रहा है। प्रैक्टिस भी नहीं हुई, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं हुआ, स्टूडेंट के बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू स्टडी भी नहीं थे। मीन्स आप लोगों ने एक काम किया कि एक सवाल नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा आपसे, और बजाय इसके कि आप उससे लड़ें कि यार मुझसे क्यों नहीं हो रहा, बजाय इसके कि आप उससे लड़ें कि होना चाहिए, आपने वो बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, सीएमए में क्यों नहीं होता? पर्टिकुलरली सीएमए पे आ जाते हैं। अच्छा, आपका फर्स्ट टाइम है, ठीक है। सीएमए में एक बहुत बड़ी रीज़न ऑफ फेलियर है आंसर्स का ना होना। मेजॉरिटी बुक्स, जितनी भी बुक्स आप देखेंगे, आई कैप के आंसर कॉपी पेस्टेड होते हैं। क्या होते हैं? आई कैप के आंसर कॉपी पेस्टेड होते हैं। उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, उससे सवाल होता नहीं है, उसका आंसर मैच नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक के अंदर 210 पास पेपर्स हैं। कितने? 210। 2009 से ऑनवर्ड सारे के सारे, और 2009 से पिछले सिलेक्टिव। इन्वेंट्री से रिलेटेड चूंकि मुझे इंपॉर्टेंस का पता है, R1 और FAR1 के पास पेपर का एक मजमुआ उठा के मैंने CMA में लिख दिया हुआ, और वो भी क्या है, एक पैटर्न के ऊपर। एक रीज़न तो ये वाली मैं आपकी दूर कर सकता हूँ। प्रैक्टिस, विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिस आपको एक एम्पल प्रैक्टिस मिलेगी, और वो भी मिलेगी ऑन फॉर्मेट्स, ऑन क्लास फॉर्मेट्स। एक और बड़ा रीज़न सीएमए में फेलियर का, वो है आपकी थ्योरी। थ्योरी के मार्क्स आते हैं आपको 5 से 10 के दरमियान में, रफली तकरीबन हर पेपर में, और है हमारी थ्योरी सिर्फ 20 से 25 पेजेस की इन टोटलिटी। पूरे सीएमए की कह लें, जो याद करनी है, जो देखनी है, जो समझनी है, वो थ्योरी 25 से 30 पेजेस की, इंक्लूडिंग पास पेपर। कौन से? इंक्लूडिंग उससे रिलेटेड पास पेपर। स्टूडेंट इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता। वो क्यों नहीं तवज्जो देता? उसे पता भी नहीं है कि थ्योरी करनी कौन कौन सी है। ठीक, मार्केट में गर्दिश करते हैं थ्योरी पेपर्स की, किसी ने एक चैप्टर की थ्योरी रखी हुई है, किसी ने 2 चैप्टर की थ्योरी रखी हुई है, और थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी है। मैंने इस चीज़ को देखते हुए फिर इस चीज़ के ऊपर भी काम किया, और मैंने एक पूरा एक चैप्टर, फुल चैप्टर एक बना दिया
इंपॉर्टेंट थ्योरी का, जिसमें तमाम चैप्टर्स को लिखा। किसी का एक पेज की थ्योरी बन रही है एक चैप्टर की, किसी की 2 पेजेस की, किसी की 3 पेजेस की। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस थ्योरी का जो ही कोई चैप्टर ख़त्म हो, आप लोगों ने क्या करना है, उस चैप्टर को पढ़ना है, कोई चीज़ ना समझ लगे मुझसे डिस्कस करनी है और उसको याद कर लेना। साथ साथ करेंगे। एंड पर ये नहीं होगा कि अब कैसे याद करें, क्योंकि एंड पर ये फोकस होता है कि हम मैथमेटिकल सारा काम कर रहे होते हैं, जितना भी होता है CMA का, क्योंकि मार्क्स कितने आने हैं 5 से 10, लेकिन ये 5 से 10 इजी मार्क्स होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, बेकार समझ के छोड़ जाते हैं, और फिर समटाइम्स पेपर 47 पर फेल हो जाता है, समटाइम्स पेपर 48 पर फेल हो जाता है, समटाइम्स पेपर 46 पर फेल हो जाता है। तो अगर हम इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दे लें तो क्या होगा, पेपर पास हो सकता है। पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ की बात की जा सकती है ना, कि किस चीज़ को स्टूडेंट छोड़ देता है। तो एक तो प्रैक्टिस के मामले पर आपको ये मसला नहीं होगा कि प्रैक्टिस कैसे करें, आंसर मैच नहीं कर रहे, तो आपके आंसर्स भी मैच करेंगे। क्लास के फॉर्मेट पे जब सॉल्यूशन होंगे तो आराम से सॉल्यूशन देख के आपको अपनी गलती का भी पता चलेगा। मीन्स आप होमवर्क में बैठे हुए कर रहे हैं, आपने पूरा सवाल कर लिया, अब आपने आंसर देखना है। ICAP के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है सही, उस पैटर्न पे होता ही नहीं है जिस पैटर्न पे आप कर रहे हैं। उससे होता ही है कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, कि यार मुझसे हो ही नहीं रहे क्वेश्चन, मेरे नज़दीक आ जाती है, और फिर स्टूडेंट फेल होकर बैठ जाते हैं। अगली चीज़ कोर्स कवरेज, वो मैंने आपके साथ तो डिस्कस कर दी है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सेशन में भी कोर्स जिसके अंदर छुट्टियां थीं, कौन कौन सी, एक वीक छोटी ईद का, एक वीक बड़ी ईद का, और कुछ एक मामलात भी हो गए थे हमारे, मुल्क की मामलात, कुछ वाक़यात ऐसे हुए थे जिसकी मज़म्मत करना हमारा फ़र्ज़ है। तो उनके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोर्स 3 या 4 तारीख को कवर था। हाँ जाओ बेटा। अच्छा, अगली चीज़ है जी, आप लीव्स, छुट्टियां करते हैं। तो बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि छुट्टियां करेंगे अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉम्बो ले लेते हैं, कॉम्बो लेके कहते हैं कि हमारे पास लेक्चर है ना, फिर मुझे मैसेज आते हैं सर 30 लेक्चर पेंडिंग है, क्या पॉसिबल है, हो सकता है, 35 लेक्चर पेंडिंग है, हो सकता है। या फिर हम लोग ये सोचते हैं कि आज क्लास रह गई है, चलो मैं ये क्लास ले लूँगा ना, फिर जाऊँगा, कल कौन सी समझ लगेगी, अगले दिन फिर से ये सोच के अच्छा मैं आज का लेक्चर ले लूँगा फिर चला जाऊँगा। अब 2 लेक्चर इकट्ठे हो गए, 3 इकट्ठे हो गए, सैटरडे को लेंगे, फिर सैटरडे को या संडे को बैठ के ले लूँगा। वो सैटरडे संडे आता ही नहीं है ज़िंदगी में। उससे बेहतरीन तरीका कार होता है, ये वाला टॉपिक नहीं ना समझ लगा, अभी 2 दिन नहीं ना समझ लगेगा, कुछ तो पल्ले पड़ेगा, कुछ तो टीचर दिमाग में कुछ डालेगा, तो आके क्या करो, बैठ जाओ, भले आधी समझ लगे, अगला टॉपिक शुरू होगा, अगले टॉपिक के ऊपर तो साथ मिल जाओगे ना। हर टॉपिक एक इंडिपेंडेंट टॉपिक तो होता ही है ना, बाद में कुछ जाके चीज़ें मिक्स होती हैं, जो मिक्सिंग वाली चीज़ें वैसी एंड पर हो रही होंगी। अगर मैंने अभी तक इन्वेंटरी वैल्यूएशन करवाया तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन का ज़रा बराबर ताल्लुक वास्ता नहीं है इन चीज़ों के साथ जो मैंने अब आपको पढ़ानी है। इसका बस इतना सा ताल्लुक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन है, इसमें इसकी इतनी सी डिस्कशन आनी है। वो मैं एक फार्मूला लिखूंगा यहाँ पर, आपको पता चल जाएगा चीज़, ठीक। ये वाला चैप्टर जो आपका मिसिंग जा रहा है, जो फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, जो मिसिंग जा रहा है, वो नीचे जाके दोबारा से मैंने तो करवाना ही है। पास में लग रही है तो फर्स्ट टाइम भी पढ़ेंगे तो ये मसला नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ लगनी। मैं डेफिनेटली एक प्लान करके चल रहा हूं और मैं
इंशाल्लाह उस प्लान के तहत ही आपको आगे लेकर जाऊंगा। मैं कॉन्सेप्ट दूंगा नहीं, आपको समझ नहीं लगेगी, मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली टर्म में भी पोस्ट में स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ने आए और पोस्ट में पास हुए हैं। ठीक है। फिर एक चीज़ मज़ीद एडिटिव एडवांटेज ये है कि मैं आपको कोई पास पेपर नहीं हो रहा तो मैं चांसेस है इस दफ़ा नए पास पेपर्स करवा रहा हूँ। पिछले जो पास पेपर्स हैं वो ऑलरेडी मेरे पास रिकॉर्डेड मौजूद हैं, मैं वो आपको होमवर्क में दे सकता हूँ। नहीं होगा मैं आपको उनकी वीडियोस दिलवा सकता हूँ कि चलो ये देख लेना। तो मेरे पास तो बहुत सारे वे आउट्स हैं डील करने के लिए। आप पढ़ने वाले बस बन जाएं, आप रेगुलर हो जाएं, आप रेगुलरली पढ़ेंगे, गारंटी के साथ मैं इंशाल्लाह ये वाला पेपर आपको पास करवा दूँगा इंशाल्लाह, प्रोवाइडेड आप क्या हो जाएं, रेगुलर हो जाएं। अगली चीज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए बेटा बेस्ट तरीकाकार ये है कि जब आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर होते हैं तब तो उस तरीके से पास पेपर कर ही नहीं रहे होते। एक कॉन्सेप्ट होता है, पुराने बच्चों को आराम से समझ लग जाएगा, नए वाले बच्चों को चंद दिन में पता चल जाएगा। एक कॉन्सेप्ट हमारे CMA का है लर्निंग कर्व का। लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जब एक चीज़ पहली दफ़ा करता है ना तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है, जब दूसरी दफ़ा करता है तो टाइम उसको कम लगता है, तीसरी दफ़ा करता है और कम लगता है। तो उसको हमने थ्रू आउट CA अप्लाई करना है। हम पास पेपर करें तो लिखो इसके मार्क्स कितने हैं, अपने पास लिखो इसके मार्क्स कितने हैं, मैं स्टार्ट कब कर रहा हूँ, मैंने एंड कब किया, अपना टाइम देखें। इसके मार्क्स हैं 15, टाइम रिक्वायर्ड कितना है, तकरीबन इसका 25 मिनट। आपने स्टार्ट का टाइम लिख लिया कि मैंने ये सुबह 9 बजे बैठ के स्टार्ट किया, इट मीन्स ये 9:25 पे एंड होना चाहिए। 25 स्टॉप आज बेशक चला दें, 9:25 पर जाकर देखिए मैंने ये क्वेश्चन परफॉर्म किया अभी तक, क्या ये मुझे 50% मार्क्स दे रहा है या नहीं दे रहा, पासिंग मार्क्स तक मैं पहुंचा हुआ हूं या नहीं पहुंचा हुआ। अगर आप पहुंच गए हुए हैं और फिर देखें मेरा एंड कब हो रहा है, मेरा ऊपर कितना टाइम मजीद जा रहा है, आप ये देखेंगे, ये रूटीन में प्रैक्टिस ले आएंगे तो आपकी ये जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम पेपर में होता है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। अब आपने एक दफ़ा सवाल कर लिया, 2 सवाल कर लिया, 3 सवाल कर लिए, अब आपका टाइम खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। बात समझ लग गई? तो ये काम आप अपने लिए कर लें, इंशाल्लाह आपका ये टाइम मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम पेपर में हो या रूटीन में हो, ये दोनों मैनेज हो जाएंगे। एक और चीज़ आपने करनी है इसके साथ, एक बला है जिसका नाम है ये सबसे बड़ी रीज़न ऑफ फेलियर है। इवन मैं भी जब फेल होता रहा हूँ इसकी वजह से फेल होता रहा हूँ। अपना एक्सपीरियंस, मुझे मेरी वालदा कहा करती थी, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, कि ये जो तुम फेल होते हो ना, ये इसकी वजह से फेल हो रही। मैंने एक अटैम्प्ट में तो शायद नहीं तवज्जो दी, मेरा एक पेपर रह गया था CA फाइनल का, ऑडिटिंग का, बेचारा थ्योरी वाला। एक थ्योरी को वैसे ही पढ़ने को दिल नहीं करता, और एक दफ़ा आपने पहले से पढ़ा हो तो थ्योरी पढ़ने को और भी दिल नहीं करता। मैथ तो फिर भी बंदा कर लेता है, CMA टाइप, अकाउंटिंग टाइप हो फिर भी बंदा कर लेता है, थ्योरी पढ़ने को दिल नहीं करता। मैंने ये वाले काम किया, मैंने अपनी फेसबुक, अपना यूट्यूब, मैंने चीज़ें डिलीट कर दी। ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी, वो वाला काम हुआ। मैंने अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट करना क्या कर दिया, कम कर दिया। और दूसरा मैंने एक काम किया जो मैं पहले कभी किया करता था और दरमियान में काम गड़बड़ था, वो है थी रूटीन में स्टडी, कंसिस्टेंसी। मेरी शादी भी हो गई थी, बेटी भी थी,
घर में वालदा भी थी। मैंने क्या किया, मैं ऑफिस से फारिग होकर लाइब्रेरी में जाना दोबारा से शुरू हो गया। वंस फेल्ड, मैं फेल हुआ। मैंने क्या किया, मैं लाइब्रेरी में चलना गया। मैं दरमियान में लाइब्रेरी छोड़ गया था जिसकी वजह से फेल हो रहा था। एक ये बला थी। मैंने ये तो नहीं किया कि यार बस ठीक है देखी जाएगी। पहले यही काम हो रहा था, सीए फाइनल के अंदर जाके यही काम शुरू हो जाते हैं हमारे कि यार पढ़ा हुआ है, टाइम नहीं मिल रहा, जॉब के मसले मसाइल हैं, तो कोई बात नहीं आखिरी महीने में पढ़ लेंगे। एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, आखिरी महीने में पढ़ लेंगे, पढ़ा हुआ है। तो जब आप आखिरी महीने में पढ़ते हैं तो फिर वो इफेक्टिवनेस नहीं रहती है। यही हाल है कि यदि आपका कोर्स ही कवर नहीं होगा तो फिर आपके अंदर इफेक्टिवनेस आनी नहीं है, वो एफिशिएंसी आनी नहीं जो आनी है बार बार पढ़ने से कि आपने एक काम किया फिर दोबारा से किया फिर दोबारा से किया, तो फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी आ चुकी होती। और मोबाइल जब ऑफ हो जाता है तो फिर आप वही टाइम पढ़ाई में देते हैं। और जब मोबाइल ऑन होता है तो फिर हम पढ़ते हुए एकदम से बोलती है टली टम, और फिर हम कहते हैं अच्छा शायद किसी का फ़ोन आया है, किसी का मैसेज आया है, और फिर वो मैसेज देखते हुए यूट्यूब, ट्विटर क्या, फेसबुक क्या, रील्स क्या, 2 घंटे गुजर जाते हैं हमारे उसी चक्कर के अंदर। और फिर देखते हैं ओ मैं तो पढ़ने बैठा था। ठीक। ऑन अदर हैंड अगर हम बस निकाल के खोल के कुरान भी बैठ जाएं तो हम कहते हैं 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद कि बहुत पढ़ लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, खाम में टाइम क्या हो रहा है, शायद वेस्ट हो रहा है। तो मैं ये बार बार सुनाने का मकसद अपने आप को भी ठीक करना है कि मैं भी उस तरीके से टाइम नहीं देता, आप भी नहीं देते। तो क्या कर रहा है, हमने इस तरफ आना है, इससे जान छुड़ानी है। ये बहुत बड़ी बला है, फेलियर की बहुत बड़ी रीज़न है। इससे जान छुड़ा लें, 2 साल छुड़ा लो यार, 1.5 साल छुड़ा दो, कैफ करके खोल लेना, ओपन कर लेना। कम से कम एक लेवल तो अचीव हो चुका होगा ना, कम से कम एक लेवल तो अचीव हो चुका होगा। फिर जाके कैफ में जाके फिर से समझा लेना आर्टिकल्स में, यार अब दोबारा से बंद कर लें, तो थोड़ा सा एंजॉय कर लिया करो, या एक काम कर लिया करें, पेपर दिए उसके बाद 1 हफ्ता खूब एंजॉय कर लो अगली स्टडी शुरू होने से पहले। देख लो मूवीज वगैरह ये वो, लेकिन कम से कम जब आप स्टडी कर रहे हैं देन यू शुड स्टडी ओनली। दोस्त भी वो बनाएं जो पढ़ने वाले हों, कंबाइन स्टडी कर लें, एक ही सब्जेक्ट वाले पढ़ने वाले बच्चे हों। ये ना हो कि जी एक दोस्त कहे कि यार आओ यार चलते हैं फलानी जगह पे, चलते हैं फलानी जगह पे, वो कोई बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। अगर ऐसे कोई दोस्त बन गए हैं छोड़ दें, वो दोस्त नहीं है एक्चुअली, वो खुद भी फेल होंगे, आपको भी करवाएंगे। और अगर आप किसी के ऐसे दोस्त हैं तो फिर कम से कम उसे छोड़ दे, वो पास हो जाएगा हैं। तो खुदारा सिर्फ 1-2 काम कर लें। सर कुछ आप कह रहे हैं कि आपने जब सीए फाइनल में थे तो आपने इंस्टा वगैरह सब कुछ डिलीट कर दिया? इंस्टा तो मैं भी नहीं यूज़ करता। फेसबुक वगैरह? हाँ बिल्कुल। ये चीज़ अभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल, क्यों नहीं पॉसिबल है। तो सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म। किस बात की, क्या सोशल, उसमें क्या सोशियलिटी है, क्या सोशियोलॉजी है उसमें क्या सोशल, उसमें क्या मिलता है आपको, कुछ नॉलेज है? नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूं इसको खत्म कैसे करें सोशल लाइफ। अच्छा अब आप ये देखें कि मोबाइल है, नीड है, छोड़ नहीं सकते उसको, ठीक। क्या ये ऐप्स भी ज़रूरी हैं? क्या टिकटॉक ज़रूरी है? क्या टिकटॉक ज़रूरी है? क्या यूट्यूब ज़रूरी है? क्या फेसबुक ज़रूरी है? क्या व्हाट्सएप के ये ग्रुप ज़रूरी है? क्या उससे कोई नॉलेज मिलता है? सिवाय चंद चीज़ों के, यार ये फलाना नोटिफिकेशन आ गया, चलो यार पता चल गया। ना भी पता चलेगा तो क्या होगा, क्लास में वही वाली बातें हो जाएंगी। ठीक है, अब नोटिफिकेशन आया R1 R2 ओपन बुक नहीं रहा, सबको पता चल गया, जो रेलेवेंट पर्सन है सबको पता चल गया। पहले पता चलने से या बाद में पता चलने से कोई फर्क कोई नहीं।
ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया था, मुझे कोई फ़र्क पड़ा था, मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा, बल्कि सुकून आ गया था, बेसुकूनी हुई थी पहले, डिलीट करने से सुकून आ गया था, मेरा फोकस अच्छा हो गया था, मैं पेपर पास कर गया था, मैं क्वालिफाई हो गया था, ये सुकून आ जाना है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा तो इंसान छोड़ देता है उसके बाद दोबारा आ जाती है ना, तो उसको परमानेंट कैसे मतलब छोड़ा जाए? परमानेंट छोड़ने को क्या बोल रहा है? जब तक क्वालिफाई करो, उसके बाद जो मर्जी करते रहो भाई, एक टारगेट अजीब हो गया। डिलीट किया ना, हफ्ते के बाद फिर दोबारा इंस्टॉल करना है, फिर लग इसके ऊपर तो आपने अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है, और अगर ऐसा हो जाए तो मोबाइल अम्मी को पकड़ा दो और अम्मी वाला मोबाइल खुद ले रखो, क्योंकि अम्मी ने जो हॉस्टल में रहता है वो भी छोटा मोबाइल रख सकता है, 3310 जिंदाबाद। प्ले स्टोर पे ना पासवर्ड लगवा दो किसी दोस्त से ये भी सही है। तो तरीके बहुत सारे हैं, हम असल में कर लें तो हो जाएगा, करो खुद ही तो होगा ना, पेपर खुद पास करने हैं किसी और ने आगे करने हैं। कोई जुड़वा भाई हो तो ज़रूर हो सकता है शायद, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, कि जुड़वा भाई को जाके बैठा दो, वो भी सीए कर रहा है, वो इंटेलिजेंट है, उसकी जगह पे आप अपनी जगह पे उसको बैठा दो, अदरवाइज तो नहीं हो सकता ना। तो चॉइस इज योर्स, ईदर दिस वन और द पासिंग। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारी पूरी सीए फ्रेटर्निटी में, कि हम इस चीज़ के ऊपर लगकर, कोई टिकटॉकर बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, हो सकता है अर्निंग भी कर रहा हो, शॉर्ट टाइम अर्निंग कर रहा हो, ठीक है। तो काइंडली इसको अवॉइड कर लें, आप इंशाल्लाह पेपर पास कर जाएंगे। मेरे साथ होता है, अभी मैं एक दफ़ा ओपन कर लेता हूँ तो घंटा 1.5 घंटा इसके अंदर लग जाता है, चाहे स्टूडेंट्स को क्यूरीज को जवाब दे रहा हूँ, मैं भी यूज़ करता हूँ। मेरा आजकल यूज़ बहुत कम हुआ है, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा हूँ थ्रू आउट। मेरा मेन पर्पज़ क्या है? बच्चों को क्लास को पढ़ाना। जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, मैं जनरल पब्लिक को भी जवाब दे रहा होता हूँ मुख्तलिफ ग्रुप्स में। मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी होते, फिर भी मैं उनको जवाब दे रहा होता हूँ। हेल्प हो जाती है, किसी की हेल्प हो जाती है, कोई दुआ दे देगा, शायद किसी की दुआ लग जाए, ठीक। तो लेकिन मेरा तब यूज़ बढ़ जाता है। अपने स्टूडेंट्स की क्यूरी आधी भी नहीं होती है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इन डेप्थ में आपको पढ़ा होगा, आपको पता चल जाएगा। आप लोगों की क्यूरीज इतनी थोड़ी सी आनी है मुझे। ले जी, ये हो गई बातें। तो मैंने आपके साथ कोर्स प्लान डिस्कस कर दिया। अब थोड़ी सी बातें इधर से देख लेते हैं। आपको वेलकम है, मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नाम है मेरा वसीम अकरम, काम है मेरा बॉलिंग करवाना। तीसरा है मेरी क्वालिफ़िकेशन मेरी है छोटी सी नन्ही मुन्नी सी ACA, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कोर्स के ऊपर बातें पता नहीं मैंने की हैं कि नहीं की। कोर्स के ऊपर बातें करनी है बस, और कोई बात नहीं करनी। बाकी अगर किसी को मेरा डिटेल में देखना हो तो वो ये ले लें मुझसे। 3 ग्रेड है बेटा, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, कॉस्ट फ्लो का, और कॉस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। हम पूरा CA गुजार देते हैं, पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कौन से टॉपिक में से कितने मार्क्स आने हैं, कौन से टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है, ये पता ही नहीं होता हमें। पहला ग्रेड है 35 से 45 मार्क्स, मीन्स एवरेज 40, दूसरे में से एवरेज 25, तीसरे में से एवरेज 35 मार्क्स। 30 मिनिमम, 20 मिनिमम और 35 मिनिमम। दूसरे ग्रेड में चलते हैं जिसके 20 मिनिमम है। मिनिमम 20, मैक्सिमम 30। 3 टॉपिक्स मेजरली। एक है प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। मैं दोनों को 2 चैप्टर हैं CA ICAP की बुक में, मेरी बुक में एक ही चैप्टर है। और इसमें से कभी एक में से कभी दूसरे में से सवाल आता है, और एक मस्त सवाल है 20 मार्क्स तक का सवाल। अब टोटल 30 मार्क्स तक वो जा सकता है। 25 एवरेज लगाऊं तो भी एक टॉपिक और चाहिए। 15 मार्क्स का एक टॉपिक आ गया तो एक टॉपिक मजीद चाहिए।
तो दूसरा टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। कहने को ये अलग-अलग टॉपिक है, कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से सवाल नहीं आया थ्रू आउट सीए, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसी वेरिएंस में मर्ज हो जाती है। तो ये दूसरा टॉपिक। तीसरा है बच्चों वाला टॉपिक टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग किसी भी टॉपिक के अंदर जम होकर बैठ सकता है, लिहाजा इसका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन कभी कभी आता है, अदरवाइज ये इतना छोटा सा टॉपिक है कि ये हर टॉपिक में जाके जमा हो सकता है, तकरीबन ज़्यादातर टॉपिक्स में। तो मेजरली 2 टॉपिक्स हैं, तीसरा टॉपिक एक चूंगे वाला, और मैंने भी 3 दिन रखे हुए थे। यही वाला टॉपिक 2 दिन में भी हो सकता है, इतना छोटा सा टॉपिक है। वेरिएंस नहीं, वेरिएंस तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 टॉपिक्स मेजर हैं, एक प्रोसेस कॉस्टिंग इंक्लूडिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, दूसरा है वेरिएंस। और समझ लें कि ये दोनों आने ही आने हैं। टारगेट कॉस्टिंग किसी भी टॉपिक के साथ जब जम हो सकता है, इट मीन्स वो दूसरा टॉपिक मेन टॉपिक बन गया, इसके 2 मार्क्स हो गए। ठीक, तो सबसे छोटा ग्रेड सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेपर पास करने में, क्योंकि पता होता है इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला क्वेश्चन जो मस्ट क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का सबसे इजी और मस्ट वाला, बहुत स्मूथली लेके चलेंगे इंशाल्लाह। फिर तीसरा ग्रेड 30 से 40 मार्क्स, दूसरे नंबर पर जो जिसके ज़्यादा मार्क्स। इसमें कितने टॉपिक्स हैं? इसमें भी 3 टॉपिक्स हैं, मेजरली 3 टॉपिक्स हैं। एक है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का, ये सबसे टफ टॉपिक है कह लें। इसका हर क्वेश्चन अलग होगा, मींस अभी से लिख लो, इसमें से मेरी बुक में से जितने पास पेपर है कोई एक भी खाली नहीं छोड़ना खुद किए बगैर। बाकी टॉपिक्स में एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन आया दूसरा भी तकरीबन वैसा मिलता जुलता क्वेश्चन। इसमें हर क्वेश्चन क्या होगा? डिफरेंट होगा, हर क्वेश्चन डिफरेंट होगा, लेकिन उसका करने का तरीका कार जिसको आ गया वो इंशाल्लाह इसको डील कर लेगा। कम से कम भी पासिंग मार्क्स तक तो आराम से चला जाएगा। कोई मुश्किल टॉपिक में अगर पासिंग मार्क्स में चला जाए, इट मीन्स क्या हुआ? आसान टॉपिक में से ज़्यादा ले सकता है। और अगर मुश्किल टॉपिक में से पासिंग में चला गया, दैट्स गुड थिंग। तीसरा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। उसके अंदर 2 चैप्टर कह सकते हैं, एक रेलेवेंट कॉस्टिंग और एक बाकी की सारी डिसीजन मेकिंग। अब 5-6 किस्म की डिसीजन मेकिंग है, 4-5 किस्म की। एक ये रेलेवेंट कॉस्टिंग वाली, एक मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय स्केर्स रिसोर्सेज की, एक फर्दर प्रोसेस डिसीजन, एक शट डाउन डिसीजन, एक प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूड डिसीजन। इसमें भी एक ये शट डाउन डिसीजन ये कदरे मुश्किल है। बाकी सारी इंशाल्लाह इस तरीके से करवाऊंगा कि आपको क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और दूसरे पैटर्न के ऊपर जब बुक मिलेगी आपको कि हर क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे सोल्व हुआ हुआ मिलेगा, तो जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा यार हाँ कोई मसला नहीं है, ये टॉपिक आसान टॉपिक है। तो ये सबसे मुश्किल ग्रिड में से ये वाला है, लेकिन इसमें से कितने मार्क्स आने? कम से कम 30। टॉपिक कितने? 3। इनके ऊपर कितना टाइम मैंने कितना रखा हुआ है? तकरीबन डिसीजन मेकिंग पे 2 से 2.5 वीक, सीवीपी पे 1 वीक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर 1 वीक, मींस 1 महीना पूरा हमारा इसके ऊपर जा रहा होगा, 1 महीने से ऊपर कहीं पे। ये वाला ग्रेड भी लेंथी ग्रेड, बड़े टॉपिक हैं। वेरिएंस एनालिसिस 7 से 8 दिन का है, 15-17 दिन चाहिए प्रोसेस कॉस्टिंग पे अच्छा करने पे, दोनों मिक्स करके। तो ये वाला ग्रेड भी हमारा जा रहा होगा 20 से 22 दिन के ऊपर। पहला ग्रेड सबसे आसान ग्रेड, सबसे आसान ग्रेड, और इसके अंदर खिचड़ी है। खिचड़ी से मुराद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और सबसे आसान ग्रेड ही है जो सबको आसान लगता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 3 दिन का चैप्टर है, मार्जिन एब्जॉर्प्शन 4 से 5 दिन का, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी वैल्यूएशन अब ज़्यादा हो गया है, पहले 2 दिन भी नहीं देते थे हम इसको, 2 दिन से, क्योंकि आना ही नहीं होता था, तो 2 दिन का
करवाया जाता था। अब मैं तो इसको एक वीक कम से कम कहता हूँ कि कम से कम इसको एक वीक मिलना चाहिए। एक है चैप्टर फैक्ट्री ओवरहेड का, ये मैंने करवा दिया हुआ है, इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें होंगी। जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग एक दिन का, ये एंड पर एक दिन का होगा। अगर स्टार्ट पे करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा दिन चाहिए। एंड पर इसीलिए रखा हुआ है कि सारी चीज़ें पढ़ ली होती हैं तो फिर इसके ऊपर एक दिन दे देंगे तो भी सफिशेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन सारी जगहों पे कर लिए होंगे आपने। तो ये है जनाब आपका ग्रिड एनालिसिस, और ये आपका आ गया, ये न्यू ग्रिड है बच्चा, ये ओल्ड ग्रिड है। ओल्ड ग्रिड से मुराद ये है कि उससे ये इंपॉर्टेंस तो पता चल सकती है कि थ्रू आउट ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन पेपर कैसे बन रहा है ये नहीं पता चल सकता। पेपर नई ग्रेड से पता चलेगा। ये इससे ही बात करूंगा, ये दोनों टॉपिक इकट्ठे हैं, एक ही टॉपिक है, प्रोसेस कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। तो ये देख लें, कभी एक कभी दूसरा आना मस्ट है। ये थ्रू आउट पहले से ही चलता चला आ रहा है, ये मस्ट टॉपिक है। कोई एक भी अटैम्प्ट नहीं होगी शायद जिसके अंदर ये चीज़ ना आ रही हो। ये एक शायद पता नहीं स्प्रिंग 18 के अंदर क्या हुआ था इसको कि नहीं आया था, 20 में भी नहीं आया, हाँ 20 में भी नहीं आया, कोई एक का दुक्का। अभी रिसेंट में देख लेंगे तो ये आ रहा है। ये भी हो जाता है ना, पुराने ज़माने में ग्रिड कोई और था। वेरिएंस का चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस चेक कर लिया रिसेंट अटेम्प्ट्स के अंदर, एक मस्ट टॉपिक। टारगेट कॉस्टिंग इंडिपेंडेंट एक आधी दफ़ा आता है, अदरवाइज वो लेबर के अंदर मर्ज हो जाता है। ज़्यादातर लेबर का टॉपिक एक ज़माना था, इधर देखो आ रहा है कहीं पे, इक्का दुक्का जगह पे। पहले ये वाला टॉपिक, लेबर का टॉपिक, इस डिसीजन मेकिंग में एग्जाम होकर ही पूछा जाता था इस ग्रिड के आने से पहले। जो ही ये ग्रिड आया, ये वाला टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। 8 मार्क्स तक का ये पूछा जा सकता है। अब ये जो 2-2 मार्क्स हैं, ये किसी और टॉपिक के इसके अंदर एग्जाम हुए होंगे। तो ये एक मस्ट टॉपिक लर्निंग कर्व का। जॉब और कॉस्टिंग एक आधी दफ़ा अब आई है, ये थ्रू आउट नहीं आएगी, आगे भी 2-3 अटैम्प्ट्स में नहीं आएगी। ज़रूरत भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब हमने दूसरी चीज़ें की होंगी तो ये खुद ब खुद ही हो जाएगी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन गौर से देखा आपने, शुरू हो गया। यहाँ पर क्यों नहीं आया, क्वेश्चन ये आया, ग्रिड तो चेंज हो गया था। ये बताएं, एक बंदा है जो FAR 1 पढ़कर आया हुआ है, उसमें इन्वेंट्री पड़ी हुई है, क्या उसकी CMA में ज़रूरत है जनरल की? नहीं। इससे पहले ये FAR 1 में मौजूद थी, उन्होंने महसूस नहीं की ज़रूरत कि यार यहाँ पर पूछा जाए इसको, कि जो बच्चे दे रहे हैं उनको इन्वेंट्री पहले से आती है। अब ज़रूरत शुरू हो गई, आना शुरू हो गई, मुसलसल आ रहा है 2 अटैम्प्ट से। और मार्जिन एब्जॉर्प्शन कभी आ जाता है, कभी नहीं आता, कभी मर्ज होके आ जाता है। ये वाला टॉपिक आएगा तो बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट इस वेरिएंस में भी जम हो जाता है, तो कहीं पर भी ये जम किया जा सकता है। ओवरहेड्स है एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो पूछा जाता है। थर्ड, आप गौर से देख ले, इन्वेंट्री मैनेजमेंट तो मस्ट आना ही आना है, डिसीजन मेकिंग आना ही आना है। CVP 8-10 मार्क्स का तकरीबन हर अटैम्प्ट में ये भी है। तो इस ग्रेड को देखें तो ये 40, 30, 40, 38 अपनी हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाता है ये। और ये वाला ग्रेड 20 से 30 मार्क्स का, ये अपनी एवरेज या हाईएस्ट के, एवरेज से ऊपर और हाईएस्ट के दरमियान में। और ये वाला ग्रेड अपनी बॉटम पे होगा 35, इसमें मैक्सिमम एवरेज के ऊपर गया 30, 32, 33, कोई चंद एक मार्क्स का ऊपर नीचे हो जाता होता है। तो ये वाला ग्रेड अपनी बॉटम पे होगा, ये दोनों ग्रेड अपने हाईएस्ट मार्क्स पे जाएंगे। रीजन, इसके 35 मार्क्स हैं मिनिमम, 35 तो पूरे करने ही करने हैं उसने, तो वो यहां से बॉटम पे रह के पूरे करता है और यहां पर मैक्सिमम पर जाता है। दोनों ये है पेपर का कुछ एनालिसिस। बाकी रीज़न ऑफ फेलियर्स आपकी बहुत सारी हैं,
उनमें आपकी स्ट्रेटजी नहीं है। ये मैंने समरी बनाई हुई है आई कैप में से। अनक्लियर स्ट्रेटजी, आपको पता ही नहीं होता कि आपने किस फॉर्मेट पे काम करना है। एक मिथ है सीएमए के कोई फॉर्मेट्स नहीं होते, ये मिथ है। एक्चुअल में मैंने तकरीबन हर टॉपिक में क्या किए हुए हैं, फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं, डिजाइन करने पड़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर वीकनेस, ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट वीकनेस, सिलेक्टिव स्टडी जो आप भी कहते हैं, पुअर टाइम मैनेजमेंट, इनफेक्टिव रीडिंग। जब आप अच्छी रीडिंग नहीं करते हैं आप अच्छा आंसर जनरेट नहीं कर सकते। सवाल कुछ पूछा, जवाब कुछ और चल के निकले हैं। बाद होगा तो हम इल्म झाड़ना शुरू कर देते हैं अपना कि हमें ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता है, जबकि वो चीज़ रिक्वायर ही नहीं होती है। फेलियर को फॉलो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सही तरीके से गौर से पढ़ते नहीं हैं और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आप ओरिजिनल चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं और फिर आंसर गलत होते हैं। इनसफिशिएंट प्रैक्टिस है आपकी। न्यू कमर इन पर्टिकुलर वर नोटेड टू लैक प्रैक्टिस, दिस लैक ऑफ प्रैक्टिस अफेक्टिव देयर एबिलिटी टू अप्लाई की कॉन्सेप्ट्स। लाइब्रेरी पे वो क्यूरीज के इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फ़र्क है, तो उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग है, क्या है, डिसीजन मेकिंग, कब कितना कैसे ख़रीदे। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कि जो सी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको वैल्यू कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। अगली क्यूरी क्या थी, स्टैंडर्ड वाली एक क्यूरी थी कि यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, नो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल। और कोई क्यूरी आप लोगों की, तीसरी एक क्यूरी आई थी कि लेबर के ऊपर सिर्फ 4 दिन रखे हैं। ये सारे बच्चों वाले चैप्टर्स हैं, ये क्या है, बच्चों वाले चैप्टर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर एग्जामिनर खेल जाता है। तो 4 दिन मैंने रखे हुए थे, इसका ये मतलब नहीं है कि 4 दिन ही लगने हैं। इट कुड बी 5 days, इट कुड बी 6 days। ये टेंटेटिव प्लान है, टेंटेटिव प्लान में थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन एंडिंग टाइम इंशाल्लाह 3 फरवरी है। जो मैंने बड़े टॉपिक्स के अंदर ज़्यादा टाइम रखा हुआ है, प्रोसेस कॉस्टिंग पे 17-18 दिन रखे हुए हैं, हो सकता है वो 15 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है वो 14 दिन में ख़त्म हो जाए। डिसीजन मेकिंग है, उसके ऊपर तकरीबन 3 वीक्स के नज़दीक रखे हुए हैं, तो वो हो सकता है 2-2.5 वीक्स में कवर हो जाए। तो वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा। ये नहीं कि मैंने अब ये डेट आ गई बस और नहीं पढ़ाना। कॉन्सेप्ट जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक मैं पढ़ाता जाऊँगा। और अगली चीज़ है, क्वेश्चन ये आप पूछें कि अगर बेसिक करवा देंगे तो क्या पास पेपर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। असल चीज़ ये है, मैं सिर्फ बेसिक करवाऊँ आपके पास पेपर हो जाए, दैट्स गुड। मैं पास पेपर करवाऊँ आपसे पास पेपर ना हो, दैट्स वेरी बैड थिंग। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा प्रोसेस कॉस्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स के लिए हलवा होता है और आराम से 80 to 90% मार्क्स अचीव कर सकता है, जैसा मर्जी क्वेश्चन आया। और मैं उसमें पास पेपर हो सकता है आपको 15 दिन में 4 दिन सिर्फ पास पेपर करवा रहा हूँ या 5 दिन पास पेपर करवा रहा हूँ, 10 दिन में बच्चों वाले सवाल करवा रहा हूँ। सिनेरियोज डील हो रहे होंगे, एक सिनेरियो हो गया, दूसरा सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो। वो क्लास में इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी इंशाल्लाह पास पेपर आराम से हो जाएंगे। टेस्ट वगैरह, टेस्ट वीकली होंगे इंशाल्लाह, वीकली जो सा टॉपिक हो गया होगा क्लास में नहीं होंगे। क्लास के अलावा क्लास में करवाऊंगा तो फिर तो पॉसिबल नहीं है, कोर्स कवरेज पॉसिबल नहीं है। तो उसके अंदर बेशक आप घर ले जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है घर जाके, लेकिन टाइम बाउंड हो गए करना है। क्या करना है, टारगेट ये है कि जी अपने आप को क्या कर लो, टाइम बाउंड कर लो। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, टेस्ट सिर्फ एक चीज़ सिखाता है बेटा मेरे नज़दीक, टाइम मैनेजमेंट, नॉलेज नहीं सिखाता। क्लास के अंदर एक टॉपिक मैं 6 दिन लगा के करवा रहा हूँ, 15 दिन लगा के करवा रहा हूँ,
उसके अंदर मैं किस हद तक टेस्ट करूँगा। उसके अंदर वैरायटीज़ होती हैं। अब इतनी वैरायटीज़ हैं, क्लास में तो सारी वैरायटीज़ डिस्कस होंगी इंशाल्लाह, लेकिन टेस्ट में कितनी आ रही होंगी? 1 2 3 4 15 वैरायटीज़ मैंने क्लास में करवाई हैं, 4 टेस्ट में ले ली हैं, तो क्या वो नॉलेज टेस्ट हो गया उसका? 100% नहीं पॉसिबल है। असल चीज़ 2-3 चीज़ें हैं। क्लास वर्क लाजमी तौर पे करें, पास पेपर्स कोई भी ना छोड़ें, चाहे उसमें पढ़ लो। एक ही तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्यूशन ज़हन में लेके आओ, कैलकुलेटर पे करो ये, लेकिन रिवीजन के वक्त स्टार्ट में ना ये वाली हरकतें करना शुरू कर देना। पता चले स्टार्ट में हम तो सर ने कहा था जुबानी करते हैं, ये रिवीजन के वक्त या 4 पास पेपर कर लिए, 1 पास पेपर आपने पढ़ लिया, दैट्स ओके। कंप्लीटनेस इंश्योर करें। स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल एक भी खाली ना छोड़ें, चाहे पढ़ के करें। अल्हम्दुलिल्लाह बुक के अंदर मैंने क्रॉस रेफर किया हुआ है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 के ऊपर आएंगे, पता चला ये पास पेपर है, तो वहाँ पे लिखा होगा ये पास पेपर है, पास पेपर का 6 7 8 डुप्लीकेशन ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो कि आप एक दफ़ा भागे फिर रहे हो। तो ये चीज़ है, बुक का इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। जो ही आप 100% एनरोल हो जाएंगे तो आपको वो बुक मुफ्त में, फ्री में शायद दे देंगे उपसो कि लो बैठो और पढ़ो। और प्री वालों के साथ तो यही था, मुझे नहीं पता पोस्ट वालों की मैनेजमेंट में क्या सिनेरियो है, क्या नहीं है, क्या उसमें इंक्लूडेड है फ़ीस में या नहीं इंक्लूडेड है, ये मैनेजमेंट से आप पूछ लीजिएगा। कोई और क्यूरी हो तो मैं हाज़िर हूँ, और इंशाल्लाह कल आपकी स्टडी के साथ मुलाकात होगी। ये बुक है जी, और इसके अंदर आपके 2001 से 2022 तक के पास पेपर हैं, स्टडी नोट्स, आई कैप के क्वेश्चन बैंक तमाम किस्म के हैं। फिर आपके पास पेपर की कंप्लीशन चेकलिस्ट मैंने दी हुई है। फिर इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑल चैप्टर्स की अलहदा कर दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी में से ही पेपर आ जाता है, इधर उधर से नहीं आता। फिर इसी बुक के अंदर एंड पर लेक्चर नोट्स हैं विदाउट आंसर, जो हम क्लास में कर रहे होते हैं। तो ये भी मसला नहीं होता कि जी आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे जो हम क्लास में कर रहे होंगे। ये हो गया जनाब हमारा शेड्यूल और सारा का सारा प्लान। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।